नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान जीके की स्टार्टिंग हम आज से कर रहे हैं डिटेल से पढ़ने के स्तर पर। अब से पहले जितने भी वीडियो हमारे आए थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ सवाल सॉल्व करते हुए आए थे पीपीटी के स्तर पर ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में। लेकिन अब हम डिटेल में राजस्थान जीके पढ़ेंगे जो कि राजस्थान सरकार की किसी भी परीक्षा के लिए मोर देन सफिशिएंट मटेरियल रहेगा। तो राजस्थान जी के पढ़ने की जो शुरुआत होती है वो उसके पहले टॉपिक से होती है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में यद्यपि मैंने पॉइंट टू पॉइंट पूरे फुल नोट्स बना रखे हैं और वो नोट्स उन पे मेरा एक्सपीरियंस या मेरा कमांड या मेरा विश्वास कुछ इस तरीके से है कि 2005 से मैं पठन पाठन की प्रक्रिया में हूं, मतलब पढ़ाने के स्तर पर, पढ़ने के स्तर पर 2003 से हूं। तो तब से लेके अब तक राजस्थान सरकार में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, आरएएस असिस्टेंट प्रोफेसर या और नीचे की जितनी भी, उन सारी परीक्षाओं में जो मटेरियल मोर देन सफिशिएंट होता है वो सारा मटेरियल मैंने कंसाइज करके वन लाइनर नोट्स के रूप में डाल दिया है। जितने भी पुराने पेपर्स आए हैं वो सारे, उन सब का निचोड़ है यहाँ पर। तो ये जो मटेरियल मिलेगा ये हमारे ऐप पर जीके विद डी पारासर पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर मेरी कुछ क्लासेज मिलेंगी और बाकी पूरा सिलेबस मिलेगा ऐप पर। यूट्यूब चैनल का नाम भी जीके विद डी पारासर है और ऐप का नाम भी जीके विद डी पारासर है। अगर आप हमको फॉलो करते हैं और रेगुलर हमारे साथ तैयारी करते हैं तो फिर स्टेट की कोई सी भी परीक्षा हो, आरएएस और उससे नीचे की टीचर भर्ती से लेके कोई सी भी परीक्षा, उसमें फिर आपको कोई अतिरिक्त मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक राजस्थान जीके के स्टडी मटेरियल से लेके करंट अफेयर्स तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक राजस्थान की स्थिति और विस्तार। ये भारत का नक्शा है आपके सामने और किसी भी तैयारी के लिए आपको संसार का नक्शा, भारत का नक्शा और राजस्थान का नक्शा, ये तीन नक्शे अपने स्टडी रूम में आप आज ही लगा लें क्योंकि इनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो जो कि हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये भी यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए नक्शे पर। हाँ जी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत में इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहां पे देखें, ये भारत का नक्शा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। यहां अगर आप देखोगे तो राजस्थान की स्थिति उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तर और पश्चिम के बीच में स्थित है। तो राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल, अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कितना परसेंटेज है भाई? 10.41% है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग कितना प्रतिशत है? 10.41% है। ठीक है, आगे देखें। राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान या रायथान, राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान या रायथान किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने कहा और उन्होंने अपनी एक पुस्तक में कहा, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक उन्होंने लिखी 1829 ईस्वी में।
कर्नल जेम्स टोड की किताबों को आप जरूर याद रखें। कर्नल वेस्टर्न ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया इनकी बाकी अगली किताब है। तो चूंकि मैं विषय से नहीं भटकना चाहूंगा, मैं यहाँ पर राजस्थान की स्थिति और विस्तार के संबंध में हूँ, लेकिन कर्नल जेम्स टोड जैसे ही आप आ जाएं, उनके द्वारा लिखी गई किताब राजस्थान की कौन सी रियासत से उनका संबंध रहा है और उनके द्वारा राजस्थान के संदर्भ में दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कोटेशंस, मतलब कथन, ये आप जरूर याद कर लें क्योंकि ये परीक्षाओं में बार बार आते हैं। तो यहाँ पे गौर करें, राजस्थान को राजस्थान या राजस्थान सबसे पहले किसने कहा? राजस्थान या राजस्थान कर्नल जेम्स टोड ने कहा। कौन सी पुस्तक में कहा? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा। और कब कहा? 1829 ईस्वी में। एक और सवाल बनता है, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? राजस्थान को राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने कहा। जॉर्ज थॉमस ने कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना कहा। अगला सवाल बनता है, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए, दोबारा गौर करिए यहां पर, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए पहली बार राजस्थान या राजस्थान शब्द का औपचारिक या विधिवत रूप से प्रयोग कब हुआ था? दोबारा गौर करो, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए, यहां पर गौर करिए। देखो ये किसी भूभाग के लिए पूछ रहा है, समझ गए? इस पूरे राजस्थान के लिए नहीं पूछ रहा। राजस्थान के किसी भूभाग के लिए पहली बार औपचारिक रूप से या कानूनी रूप से या विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? दोबारा सुन लो, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए, पूरे राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए पहली बार औपचारिक रूप से या विधिवत रूप से या कानूनी रूप से राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो इसका आंसर है 25 मार्च 1948 एकीकरण के दूसरे चरण में, जब इकाई बनी थी राजस्थान संघ। कौन सी इकाई बनी थी? राजस्थान संघ। देखो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। जब राजस्थान का एकीकरण नामक टॉपिक आप पढ़ोगे तो ये चीज पूरी डिटेल से पढ़ोगे। फिलहाल यहां पर ये जान लें कि 7 चरणों के राजस्थान के एकीकरण में दूसरे चरण में एक इकाई बनती है राजस्थान संघ, जो दक्षिणी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की रियासतों को मिलाकर बना था राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ जब बन रहा है तो उसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो राजस्थान के किसी भूभाग के लिए यहां पे शब्द या जो की पॉइंट जिस पे आपको जोड़ देना है, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल के लिए नहीं या समूचे राजस्थान के लिए नहीं, राजस्थान के किसी भूभाग के लिए पहली बार औपचारिक रूप से या कानूनी रूप से या विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ? 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में, जबकि राजस्थान संघ नामक इकाई का गठन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान के, पहले तो पहला सवाल तो था किसी भूभाग के लिए, अब की बार आएगा राजस्थान के पूरे या समूचे भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग औपचारिक या विधिवत या कानूनी रूप से पहली बार प्रयोग कब हुआ? अब की बार वो पूरे राजस्थान के लिए बात कर रहा है। तो जब पूरे राजस्थान की बात आएगी तो उसके लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 26 जनवरी 1950 को हुआ। एकीकरण के कौन से चरण में? 6वें चरण में, जब इस भौतिक प्रदेश को राजस्थान नाम औपचारिक या विधिवत या कानूनी रूप से दिया गया था। राजस्थान के इस पूरे भूभाग के लिए
पहली बार कानूनी रूप से या विधिवत रूप से या औपचारिक रूप से राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एकीकरण के छठवें चरण में किया गया है। जब 26 जनवरी 1950 को यह छठवां चरण संपन्न हुआ, तब इस पूरे भूभाग को औपचारिक रूप से या कानूनी रूप से या विधिवत रूप से क्या नाम दिया गया? राजस्थान। तीसरा सवाल इसी शब्द की प्रक्रिया में कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में, ये की पॉइंट रहेगा अब की बार, मतलब जैसा वर्तमान में है ऐसे वर्तमान स्वरूप में राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956, जब 7वें चरण के रूप में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ या पूरा हुआ। हाँ भाई, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956, जब 7वें चरण के रूप में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। तो इस शब्द की प्रक्रिया में 3 सवाल बनते हैं। राजस्थान के किसी भूभाग के लिए पहली बार औपचारिक रूप से या विधिवत रूप से या कानूनी रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 25 मार्च 1948 एकीकरण के दूसरे चरण में, जब राजस्थान संघ नामक इकाई बनी थी। और पहली बार औपचारिक या विधिवत या कानूनी रूप से किसी भूभाग के लिए या राजस्थान के किसी क्षेत्र के लिए पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग औपचारिक, विधिवत या कानूनी रूप से हुआ है। ठीक है, राजस्थान के इस पूरे भूभाग के लिए औपचारिक रूप से या विधिवत रूप से या कानूनी रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग कब हुआ? 26 जनवरी 1950 एकीकरण का छठवां चरण जब संपन्न हुआ और इस पूरे भूभाग को औपचारिक या कानूनी या विधिवत रूप से राजस्थान शब्द दिया गया। ठीक है, फिर तीसरा सवाल, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया? राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जब 7वें चरण के रूप में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। ये कुछ जनरल सवाल थे जो राजस्थान शब्द या राजस्थान शब्दावली पर आधारित थे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अभी आपने देखा कि राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। अच्छा, राजस्थान की लंबाई देखिए, मतलब राजस्थान की स्थलीय सीमा, मतलब चारों ओर से 5,920 किलोमीटर। इसमें से जब आप देखोगे तो यहां से लेके और यहां तक 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी सीमा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा। कौन से देश के साथ मिलती है? पाकिस्तान के साथ। दोबारा गौर करो, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर, इसमें से 1,070 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि रेड क्लिफ सीमा रेखा कहलाती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और इधर ये यहां से लेके यहां तक ये वाली 4,850 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा है। कौन सी सीमा है? अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय उसको बोलते हैं जो कितने राज्यों के साथ लगती है? ये 5 राज्यों के साथ। अंतरराष्ट्रीय सीमा वो होती है जो 2 राष्ट्रों के बीच में या 2 देशों के बीच में बने। अंतरराज्यीय सीमा वो होती है जो 2 राज्यों के बीच में बने। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा कितनी है? अच्छा, अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान के साथ लग रही है रेड क्लिफ सीमा, वो 1,070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा जो कितने राज्यों के साथ लग रही है? 5 राज्यों के साथ, वो 4,850 किलोमीटर। अब यहां पे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे देखें। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु, अंतरराष्ट्रीय सीमा का
प्रारंभ बिंदु हिंदुमल कोट, ये रहा भाई हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट कौन से जिले में है? गंगानगर में। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु हिंदुमल कोट गंगानगर में है और समाप्ति बिंदु बाड़मेर जिले में बाखासर नामक स्थान पर, बाखासर नामक स्थान के निकट भाल गांव, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति बिंदु है। अगर आप राजस्थान के नक्शे पे देखेंगे तो यहां देखें, हिंदुमल कोट गंगानगर, कोट गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु। गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगा, बीकानेर बनाएगा और वर्तमान में फलौदी जिला बन गया है नया, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, जैसलमेर भी अंतरराष्ट्रीय बना रहा है, बाड़मेर बना रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले बना रहे हैं? 5। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति बिंदु बाड़मेर में बाखासर के निकट भाल गांव। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु हिंदुमल कोट गंगानगर, अंतरराष्ट्रीय सीमा का समाप्ति बिंदु बाड़मेर जिले में बाखासर के निकट बालगांव। अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ। भारत की पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ 4 राज्य बना रहे हैं, ये ऊपर जम्मू कश्मीर बना रहा है, फिर पंजाब बना रहा है, फिर राजस्थान बना रहा है, फिर गुजरात बना रहा है। भारत की अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है उसको क्या बोलते हैं? डूरंड। भारत की चीन के साथ लगती है उत्तर पूर्व में, उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन। और भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, उसको भी रेड क्लिफ ही बोला जाता है। बस यही ट्विस्ट है कहानी का, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये पश्चिमी पाकिस्तान बना और ये पूर्वी पाकिस्तान बना, बीच में था भारत। तो एक अंग्रेज इतिहासकार ने जब इस नक्शे को देखा तो उसने कहा कि ये तो हाथी के 2 कानों की सी तरह है, किसी दिन एक कान टूट जाएगा। और ये कान 1971 में टूट गया, मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक हो गया एक नए राष्ट्र या नए देश के रूप में भारत की कृपा से। कब हुआ? 1971 में हुआ। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भौगोलिक समीपता का होना या धरती का नजदीक होना बहुत जरूरी है। अगर भौगोलिक समीपता किसी राष्ट्र के 2 हिस्सों के बीच में नहीं रहेगी तो किसी न किसी दिन एक हिस्सा अलग हो जाएगा। आप देखें कि भारत में कुछ अलगाववादी गतिविधियां अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में चली, कश्मीर में भी चली, लेकिन फिर भी ये अभी तक भारत के हिस्से हैं, क्योंकि भौगोलिक समीपता है, जुड़ी हुई है धरती इनकी पूरे शेष भारत के साथ। अगर आप कल्पना करिए कि कश्मीर मध्य एशिया में होता तो फिर वह भारत का हिस्सा रह पाता क्या? शायद नहीं, क्योंकि भौगोलिक समीपता अगर नहीं रहेगी तो राष्ट्र का एकीकरण भौगोलिक दृष्टि से नहीं रहेगा। तो यहां पे फिलहाल गौर करिए कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जिसका नाम रेड क्लिफ है, और भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा रेखा बनाता है। भारत के 4 राज्य बनाते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। भारत अफगानिस्तान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसको डूरंड कहते हैं। भारत चीन के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसको मैकमोहन कहते हैं। और भारत बांग्लादेश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है उसको भी रेड क्लिफ ही कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान ही था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी सीमा बनी वो रेड क्लिफ कहलाई। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें। राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर से दक्षिण तक अगर इन जिलों का नाम हम देखेंगे तो श्री गंगानगर, दूसरे नंबर पर बीकानेर, तीसरे नंबर पर फलौदी, चौथे नंबर पर जैसलमेर और 5वें नंबर पर बाड़मेर।
अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले इन जिलों से कुछ सवाल बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से। जैसे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाता है? जैसलमेर। वर्तमान में 444 किलोमीटर है भाई, पहले 464 किलोमीटर थी, लेकिन फलौदी के बनने के बाद फलौदी का वह हिस्सा जो कि पाकिस्तान से टच है वह जैसलमेर का ही हिस्सा है, तो यह हिस्सा जैसलमेर से कटा, तो ये 20 किलोमीटर के आसपास कटा। तो फलौदी पाकिस्तान से कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है? 20 किलोमीटर। तो ये फलौदी 20 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से बना रहा है, तो ये हिस्सा जैसलमेर में से ही कटा। तो पहले जैसलमेर 464 था, तो अब जैसलमेर 444 रह गया, फलौदी 20 किलोमीटर रह गया। तो बाड़मेर दूसरे नंबर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, 228 किलोमीटर। ठीक है। गंगानगर तीसरे नंबर की बनाता है, 210 किलोमीटर। और फिर बीकानेर है 168 किलोमीटर। तो एक सवाल तो ये रहा आपके पास कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से जिलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पर कौन सा है भाई? जैसलमेर। लिखो, पहले नंबर पर जैसलमेर। ठीक है, 444, वर्तमान में 444 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर बाड़मेर, 228 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर गंगानगर, 210 किलोमीटर। चौथे नंबर पर बीकानेर, 168 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पर फलौदी, 20 किलोमीटर। अब सवाल समझ लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ता हुआ क्रम अगर व्यवस्थित करोगे तो पहले सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। ठीक है। अगर ऐसे ही सवाल डाल दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही का मतलब क्या है? घटता हुआ क्रम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम। तो पहले सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो कुल मिला के इसमें जीके में गणित को मिक्स कर दिया जाता है। तो आप सवाल के डिमांड के अनुसार अपना आंसर डालोगे और ये जो लंबाई है वो आपके सामने है। ठीक है। अब कुछ और सवाल बनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। अच्छा सुनिए मेरी बात, गंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। यह आदिकाल से आता हुआ सवाल है, 2003 से तो मैं पढ़ रहा हूं भाई। RAS प्रीलिम्स 2003 में यह सवाल आया था, तब से, अब उससे पहले भी आया होगा, बाद में भी आता रहेगा। चलिए, अब दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अब आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा बीकानेर, जो कि गलत है। वापस सवाल सुन लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर नहीं है क्या? बीकानेर तो तब उत्तर आएगा जब एग्जामिनर की भाषा यह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, अब बीकानेर आंसर आएगा। वापस गौर करें दोनों सवालों के बीच का अंतर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, वो ये नहीं पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर, उसने सीधा सवाल डाला है
कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। बीकानेर कब आएगा? जब उसकी भाषा ये रहेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में, मतलब इन 5 जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। अब उत्तर आ जाएगा बीकानेर, क्योंकि इन 5 में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के संबंध में भाई ये 4-5 प्रकार के सवाल आपके सामने बनते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ बिंदु, समाप्ति बिंदु, कितने जिले बना रहे हैं, उन जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई का क्रम क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक कौन सा, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से आरोही क्रम, अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम। तो एग्जामिनर किसी भी प्रकार का सवाल डाल सकता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन अपनी होनी चाहिए। यह है आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा के संबंध में सवाल। अब आगे देखिए, अब अंतरराज्यीय सीमा की बात कर लेंगे। और हाँ भाई, आगे देखो। एक मिनट इसको भी। अब देखते हैं अंतरराज्यीय सीमा। राजस्थान, ये वाली, ये अंतरराज्यीय सीमा है भाई। और ये अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? 5 राज्यों के साथ लगती है। राजस्थान के उत्तर में एक तो पंजाब के साथ लगती है, दूसरी हरियाणा के साथ लगती है, पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है, चौथा मध्य प्रदेश और 5वां गुजरात। तो पहला सवाल तो यही हो गया, निम्न में से राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कौन से राज्य के साथ नहीं लगती है? तो इन 5 का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा पढ़ते वक्त हमको 2-3 चीजें खास रूप में याद रखनी पड़ेंगी कि जिन 5 राज्यों के साथ लग रही है उनकी राजस्थान के संदर्भ में उन राज्यों की दिशा कौन सी है, राजस्थान के कितने जिले दूसरे राज्य के कितने जिलों से सीमा बना रहे हैं। अगर दूसरे राज्य के जिलों की संख्या 2-3 ही है तो आप उन जिलों को याद कर लो, लेकिन अगर दूसरे राज्य के जिलों की संख्या 7-8 या ऊपर जा रही है तो एक स्थिति पे आप उन जिलों के, दूसरे राज्य के जिलों के नाम छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे राज्य का जीके नहीं पढ़ रहे, आप राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। लेकिन राजस्थान के सारे जिले आपको याद होने चाहिए जो कि दूसरे राज्य से सीमा बना रहे हैं। तो अब इसको देखते हैं। राजस्थान के, यहीं पे देखिए आप, हाँ भाई, राजस्थान के उत्तर में ये कौन सा राज्य है? राजस्थान के उत्तर में पंजाब। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? ये पीले कलर का पंजाब है राजस्थान के उत्तर में, थोड़ा सा उत्तर पूर्व नहीं, मेनली उत्तर, ठीक है। राजस्थान के उत्तर और थोड़ा सा उत्तर पूर्व। पंजाब अगर पूछेगा तो एग्जामिनर हमेशा यह सवाल पूछेगा, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब, ठीक है। राजस्थान के 2 जिले, राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर के साथ सीमा बनाते हैं। और यह सीमा, इसकी लंबाई है लगभग 89 किलोमीटर और यह सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है राजस्थान की, सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा। हाँ जी, राजस्थान के उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? राजस्थान के उत्तर में पंजाब। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। इस सीमा की लंबाई लगभग 89 किलोमीटर है। यह राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा है। मतलब राजस्थान की सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें एक चीज और याद रख लें, पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? गंगानगर। और पंजाब के साथ छोटी, सर्वाधिक छोटी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? हनुमानगढ़। ये पंजाब के साथ आपकी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, अब बताइए ये कौन सी दिशा है? देखो, ये उत्तर है और ये पूरब है। ये उत्तर है और ये पूरब है, तो दोनों के बीच में उत्तर पूरब हो गई। तो राजस्थान के उत्तर पूरब में कौन सा राज्य है? देखो भाई नक्शे पे, राजस्थान के उत्तर पूरब में ये रहा हरियाणा, ये हरियाणा है। राजस्थान के उत्तर पूरब में हरियाणा। राजस्थान के 8 जिले, कितने जिले? 8 जिले। हरियाणा के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले, हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। यद्यपि बहुत सारी किताबों में हरियाणा के भी 7 जिलों का नाम होता है और राजस्थान के 8 का तो होता ही है, जो आपको याद भी करना है। मैं थोड़ा सा विद्यार्थियों पर ज्यादा बर्डन डालना पसंद नहीं करता, क्योंकि वैसे ही अगर सब कुछ ही लिखा दिया जाए, सारा ही किताब कोई रिपीट करवा दिया जाए, फिर तो किताब ही पढ़ लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप राजस्थान के 8 जिले याद कर लें, हरियाणा के 7 जिले छोड़ दें, लेकिन संख्या जरूर याद कर लें। राजस्थान के 8 जिले, हरियाणा के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? हरियाणा के 7 जिलों से सीमा बनाते हैं। अब राजस्थान के 8 जिले कौन से हैं, ये आपको पक्का याद होना चाहिए, इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। तो यहां देखिए, राजस्थान के देखो भाई आप 7 जिलों को देखो। हनुमानगढ़ 1, हनुमानगढ़ से नीचे चूरू 2, झुंझुनू 3, और ये सीकर बना रहा है 4, और कोटपुतली बहरोड जयपुर से और अलवर से, ये जयपुर है और ये अलवर है, दोनों से मिलके बना है कोटपुतली बहरोड नया जिला। तो कोटपुतली बहरोड अब हरियाणा से सीमा बना रहा है, 5वां हो गया ये, और जयपुर कट गया, जयपुर अब सीमा नहीं बना रहा। जयपुर का कोटपुतली वाला हिस्सा बनाता था जो अब हट गया, क्योंकि कोटपुतली बहरोड एक नया जिला बन गया। तो कोटपुतली बहरोड 5। ऐसे ही खेड़थल तिजारा नया जिला बना है अलवर से टूट के, तो खेड़थल तिजारा बना रहा है 6, और अलवर भी बना रहा है भाई 7। और देखो भरतपुर से टूटकर डीग नया जिला बना रहा है। पहले भरतपुर हरियाणा से सीमा बनाता था, अब भरतपुर नहीं बनाता, भरतपुर से टूट के डीग जो नया जिला बना है, तो डीग बना रहा है। और डीग कौन सा जिला हो गया? 8वां। तो ये 8 जिले आपको याद होने चाहिए राजस्थान के, कि राजस्थान के कौन से 8 जिले हैं जो कि हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। अब देखो एग्जामिनर कैसा सवाल पूछ सकता है, हरियाणा राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व। क्या आंसर आएगा? उत्तर पूर्व। हरियाणा राजस्थान किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व। सवाल को रिवर्स करके पूछ सकता है, राजस्थान के उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? हरियाणा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा से सीमा नहीं बना रहा? जयपुर, सीकर, डीग, चूरू। जयपुर, डीग, सीकर, चूरू। चूरू बना रहा है, जयपुर बना रहा है, सीकर बना रहा है, नहीं क्या पूछा मैंने कि हाँ हरियाणा से कौन सा जिला सीमा नहीं बना रहा? ऑप्शन सुन लीजिए। हाँ हाँ सही बात है, जयपुर नहीं बना रहा। जयपुर, सीकर, चूरू और डीग। स्टूडेंट अगर अपडेट नहीं है तो वो पहली इंफॉर्मेशन के आधार पर क्या सोचेगा कि भाई साहब जयपुर बना रहा है, क्योंकि जयपुर पिछली साल तक बनाता था। सीकर और चूरू हमेशा बना रहे थे, अब भी बना रहे हैं। डीग नया जिला आया है तो लोग सोचते थे भरतपुर बनाता था पहले, तो रटे हुए होंगे भरतपुर। लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन के अनुसार डीग भी बना रहा है, चूरू भी बना रहा है, सीकर भी बना रहा है, जयपुर नहीं बना रहा। तो कौन सा जिला दूसरे राज्य से सीमा बना रहा है या नहीं बना रहा? इस सवाल का जवाब आप जब दोगे जब आपको अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले एग्जैक्टली याद होंगे, तो वो याद करने हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से इंफॉर्मेशन है। अच्छा जी, हरियाणा से राजस्थान की जो सीमा है वो लगभग 1262 किलोमीटर लगती है, जो कि दूसरे नंबर की लंबी सीमा है। पहले नंबर की तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है,
लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास, ये पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है। दूसरे नंबर की लंबी सीमा हरियाणा के साथ उत्तर पूर्व में राजस्थान की लगती है 1262 किलोमीटर। अच्छा, अब एक सवाल बताओ, ये कौन सी दिशा है? ये वाली राजस्थान के ये वाली दिशा है पूर्व दिशा, ईस्ट, पूर्व। राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है भाई? देखो नक्शे पे, राजस्थान के पूर्व में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और पूर्व दिशा। ऐसे सवाल जब रिवर्स फॉर्म में आते हैं ना तो बड़ा टेक्निकल होते हैं और बहुत ढंग से विद्यार्थी को पढ़ना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? पूर्व दिशा। ठीक है। राजस्थान के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से? डीग, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से कौन कौन से 2 जिले उत्तर प्रदेश के भाई? आगरा और मथुरा से सीमा बनाते हैं। आगरा और मथुरा से सीमा बनाते हैं। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देखो, यहां पे देखिए, हाँ भाई, हरियाणा से जो ये 8 जिले सीमा बना रहे थे, इनमें हरियाणा से सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बना रहा है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सबसे अधिक या सर्वाधिक लंबी, हरियाणा से सर्वाधिक, हरियाणा से 8 जिले राजस्थान की सीमा बना रहे हैं, इन 8 में से भी सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा हरियाणा से कौन सा जिला बना रहा है? हनुमानगढ़। और हरियाणा से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बना रहा है? अलवर। सबसे छोटी। देखो ये सवाल जरूर याद करने हैं आपको भाई, एग्जामिनर सवाल डाल दे, पंजाब से सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बना रहा है? गंगानगर। पंजाब से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा बना रहा है? हनुमानगढ़। हरियाणा से सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा बना रहा है? हनुमानगढ़। हरियाणा से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बना रहा है? अलवर। ठीक है। अब आपने पढ़ा कि राजस्थान के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 3 जिले, ये रहा डीग, ये रहा भरतपुर और ये रहा धौलपुर। राजस्थान के 3 जिले उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से सीमा बनाते हैं, मथुरा और आगरा। अच्छा, राजस्थान की उत्तर प्रदेश से जो अंतरराज्यीय सीमा लगती है वो लगभग 877 किलोमीटर लंबी है। हरियाणा से राजस्थान की जो सीमा लगती है वो लगभग 1262 किलोमीटर है। पंजाब के साथ जो सीमा लगती है वो 89 किलोमीटर है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा लगती है वो 1600 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे बड़ी अंतरराज्यीय सीमा है। और जो गुजरात से सीमा लगेगी 1022 किलोमीटर है गुजरात से। तो यहां पे गौर करिए, राजस्थान के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के 3 जिले डीग, भरतपुर और धौलपुर। उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से? मथुरा और आगरा से अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? भरतपुर। उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? डीग। ये सवाल फिक्स याद कर लें, ये सवाल नए सवाल बन रहे हैं। ठीक है। अच्छा चलो बताओ, ये कौन सी दिशा है? अब दिशा कैसे ज्ञात करोगे? ये तो हो गई पूर्व, और ये कौन सी हो गई? दक्षिण। तो ये कौन सी हो गई भाई? दक्षिण पूर्व। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? बताओ भाई। ये रही दक्षिण पूर्व, मध्य प्रदेश। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है। तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं ये देखिए।
हाँ भाई, अब देखो राजस्थान के कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। 10 जिले बना रहे हैं। देखो, धौलपुर 1, और यहाँ पे ये करौली 2, सवाई माधोपुर 3, और कोटा पे गौर करो। कोटा इधर से भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है और इधर से भी बना रहा है। कोटा हो गया 4, ठीक है। लेकिन कोटा इधर से भी बना रहा है और इधर से भी बना रहा है, तो एग्जामिनर एक सवाल पूछेगा, कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। तो देखो, एक तो ये कोटा बना रहा है, एक इधर आप गौर करोगे ना तो ये चित्तौड़ का बड़ा वाला पार्ट है। चित्तौड़ 2 भागों में विभाजित है। एक सवाल तो चित्तौड़ पे यही जाता है कि राजस्थान का एकमात्र जिला है वर्तमान में जो 2 भागों में विभाजित है, वो कौन सा है? चित्तौड़। क्यों? बीच में से ये नीले कलर वाला भीलवाड़ा है, इस भीलवाड़ा ने मध्य प्रदेश से सीमा बना ली है। चित्तौड़ ये गुलाबी कलर का है, ठीक है, 2 भागों में विभाजित है। भीलवाड़ा ने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। अब भीलवाड़ा ने मध्य प्रदेश से सीमा बना ली, तो चित्तौड़ देखो इस बड़े वाले भाग से भी मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है, छोटे वाले से भी बना रहा है। कोटा इधर नीचे की तरफ से भी बना रहा है, ऊपर की तरफ से भी बना रहा है। तो एक सवाल ये बनता है कि राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं। तो 2 बार सीमा बनाने वालों में कौन सा हो जाएगा भाई? कोटा और चित्तौड़। ठीक है, तो फिलहाल तो संख्या गिन रहे थे हम। कोटा 4, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वालों में 12, 5 झालावाड़, 6 के बाद फिर भाई ये चित्तौड़ मिल गया 7, और ये भीलवाड़ा बीच में से आ गया 8, प्रतापगढ़ 9, और ये बांसवाड़ा 10। तो सवाल क्या बना कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश। दूसरा सवाल रिवर्स फॉर्म में आएगा कि मध्य प्रदेश राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। मध्य प्रदेश के कितने जिलों से 10 जिलों से सीमा बनाते हैं? राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा लगभग कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबाई, अंतर्राज्यीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। लगभग कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? झालावाड़। मध्य प्रदेश से सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा जिला बना रहा है? झालावाड़। मध्य प्रदेश से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान का कौन सा जिला लगा रहा है? भीलवाड़ा। ये रहा भीलवाड़ा। मध्य प्रदेश से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान का कौन सा जिला बनाता है? भीलवाड़ा। राजस्थान के कौन से जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा बनाते हैं? चित्तौड़ और कोटा। राजस्थान का कौन सा जिला है जो 2 भागों में विभाजित होकर मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है? चित्तौड़। ये रहा चित्तौड़ 2 भागों में विभाजित। और एक सवाल चित्तौड़ पे ये भी कि राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है जो 2 भागों में विभाजित है? चित्तौड़। ठीक है, ये है आपका मध्य प्रदेश। चलिए भाई आगे देखो। अब बताइए, ये कौन सी दिशा है? भाई ये तो आपकी हो गई दक्षिण, साउथ, और ये हो गई वेस्ट, पश्चिम। तो ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों से सीमा बना रहे हैं। अब राजस्थान के 6 जिले कौन से हैं वो देखो आप। इधर देखिए, राजस्थान के 6 जिले देखो। देखो, ये बांसवाड़ा 1, ये सीमा बना रहा है। डूंगरपुर 2, ये सीमा बना रहा है। उदयपुर 3, ये सीमा बना रहा है। सिरोही 4, गुजरात से सीमा बना रहा है। जालौर 5 बना रहा है, और बाड़मेर 6 बना रहा है। और ये गुजरात के साथ जो सीमा की लंबाई है लगभग 1022 किलोमीटर है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य? गुजरात। राजस्थान के कितने जिले? राजस्थान के 6 जिले।
गुजरात के कितने जिलों से सीमा बनाते हैं? गुजरात के 6 जिलों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? उदयपुर। राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात से सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक है भाई। अच्छा, अब कुछ अलग सवाल देखिए। अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से राज्यों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, घटते क्रम में व्यवस्थित करें, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका मतलब राज्यों से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई आपको आनी चाहिए, जो इस प्रकार है। पहले नंबर पर भाई मध्य प्रदेश से अंतर्राज्यीय सीमा आपकी लगभग 1600 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर हरियाणा से लग रही है, हरियाणा से लगभग 1262 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आपकी गुजरात से लग रही है 1022 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर आपकी यूपी से लग रही है 877 किलोमीटर। और पांचवें नंबर पर आपकी पंजाब से लग रही है, पंजाब से कितनी है भाई? लगभग 89 किलोमीटर। ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अंतर्राज्यीय सीमा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है? सबसे पहले वो आएगा जिसकी सबसे कम लंबाई है, मतलब पंजाब सबसे पहले आएगा। अंतर्राज्यीय सीमा की राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों को अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखो ये गणित है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। अवरोही घटता हुआ और आरोही बढ़ता हुआ। अगर अवरोही क्रम पूछा तो अवरोही का मतलब क्या? घटता हुआ। तो इसका मतलब पहले सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य आएगा, फिर उससे छोटा वाला आएगा, फिर उससे छोटा वाला आएगा, फिर सबसे छोटा वाला आएगा। आरोही बढ़ता हुआ, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इस तरीके से आपको ये जमाना है। ठीक है। अब कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा 5 जिले बना रहे हैं, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाएगा? जैसलमेर। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला फलौदी। अभी मैंने ये लंबाई ऐसे ही इनकी पढ़ाई है। ठीक है। सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर, गुजरात से बनाता है। ये तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों हो गई। ठीक है। अब कुछ जिले ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कितने जिले ऐसे हैं भाई? 2 जिले ऐसे हैं। 2 जिले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ तो इन दोनों की सीमा अंतरराष्ट्रीय हो गई, और गंगानगर पंजाब के साथ सीमा बना रहा है, ये अंतरराज्यीय हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों हो गई। ठीक है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ बना रहा है, ये अंतरराष्ट्रीय हो गई, और गुजरात के साथ बना रहा है, ये अंतरराज्यीय हो गई। तो 2 जिले गंगानगर और बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। ठीक है। कुछ जिले ऐसे हैं जो एक ही जिला 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जैसे हनुमानगढ़ भाई साहब पंजाब के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ भी अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। ठीक है। डीग ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ भी बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बनाता है। डीग ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। पहले यह दर्जा भरतपुर का था, लेकिन जब ये नए जिले बने तो भरतपुर से टूट के डीग बन गया। अब यह दर्जा डीग का है, हरियाणा से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है। ठीक है। धौलपुर ऐसा जिला है, यह भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, यूपी और एमपी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। बांसवाड़ा भी 2 राज्यों से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात।
बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो दो राज्यों मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हो गए 5। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 25। गौर करो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5 जिले बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा 25 जिले बनाते हैं। ठीक है, और ऐसे जिले जो ना अंतर्राष्ट्रीय और ना ही अंतर्राज्यीय, मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते और ना ही अंतर्राज्यीय बनाते, मतलब वो अंतर्वर्ती जिले हैं, बीचों बीच है राजस्थान में, इनकी संख्या भाई 13 है। इनको याद कर लेना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बना रहे हैं? 5। अंतर्राज्यीय कितने बना रहे हैं? 25। और ना अंतर्राष्ट्रीय बना रहे और ना अंतर्राज्यीय बना रहे, मतलब अंतर्वर्ती जिले, इनकी संख्या कितनी है? 13 है। तो अब ये कुल जिले कितने हो गए? अब आप कहोगे साहब 25 और 5 30 और 13 43 हो गए ये तो, जबकि राज्य पुनर्गठन के बाद वर्तमान में जिलों की संख्या 41 है। तो 43 का मतलब ये है कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ये 25 और 5 30, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बना रहे हैं। तो यहां पर 25 और 5 30 में से 2 घट जाएंगे, 28 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय कोई ना कोई सी सीमा बना रहे हैं, और 13 ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय बना रहे हैं ना अंतर्राज्यीय बना रहे हैं। तो 28 और 13 41 इस तरीके से बनता है। अब एक सवाल ये और बनता है कि राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले हैं, कौन से जिले? अंतर्वर्ती, जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे और ना अंतर्राज्यीय बना रहे, उन अंतर्वर्ती जिलों के नाम आप पर आना जरूर चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा सवाल बनाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बना रहा लेकिन अंतर्राज्यीय बना रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बना रहा है, और निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बना रहा, मतलब अंतर्वर्ती जिला है। तो 13 जिलों के नाम आप पे आना चाहिए। अब वो देखो कौन कौन से 13 जिले। देखो बालोतरा 1, ना अंतर्राष्ट्रीय बना रहा ना अंतर्राज्यीय बना रहा, बीचों बीच है भाई 1। जोधपुर 2, पाली 3, राजसमंद 4, सलूम्बर 5, सलूम्बर 5, ठीक है, ब्यावर 6, नागौर 7, डीडवाना कुचामन 8, अजमेर 9, टोंक 10, जयपुर 11 और दौसा 12। दौसा कितने हो गया? 12। और एक 13वां और ढूंढो भाई, कितने जिले हैं अंतर्वर्ती? 13, और बूंदी 13। ये लो जी, राजस्थान के कितने जिले अंतर्वर्ती जिले हैं? 13। ये सारी दुनिया जानेगी, लेकिन एग्जामिनर एडवांस सवाल या नेक्स्ट लेवल सवाल की आपसे उम्मीद करेगा। वो ये सवाल डालेगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतर्वर्ती जिला है? अंतर्वर्ती मतलब ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा ना अंतर्राज्यीय बना रहा। ये सवाल ऐसे आ सकता है, ये फ्यूचर के सवाल है और पास्ट में भी आए हुए हैं। अच्छा, एक कैसे आ सकता है? निम्नलिखित जिलों में अंतर्वर्ती जिलों का सही समूह है, मतलब एक एक ऑप्शन पे 3 3 जिले रखेगा। तो ऐसा हो सकता है किसी समूह में 2 अंतर्वर्ती हो और 1 सीमा बनाने वाला हो, किसी में 1 अंतर्वर्ती हो और 2 सीमा बनाने वाले हो, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसपे 3 के 3 अंतर्वर्ती हों। तो लेकिन इस सवाल को आप कब निकाल पाओगे? जब अंतर्वर्ती जो जिले होंगे उनके सभी के नाम आप पर आ रहे होंगे। तो ये आपको याद करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब चलो कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, कितने भी एंगल से आप राजस्थान को पढ़ सकते हो और कितने भी एंगल से आपको राजस्थान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल वहां तक जा चुका है कि कोचिंग संस्थानों में सारी दुनिया पढ़ रही है, और कुछ भीड़ जुटाने वाले जो ये कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, जो ऑनलाइन वगैरह पढ़ा रहे हैं,
इन पे तो लाखों लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, तो उनसे डिफरेंट आप क्या दोगे? उनसे डिफरेंट देने के लिए आपको नए तरीके से जीके पढ़ना पड़ेगा। देखें, अब देखो मैं कुछ सवाल टाइप आपके सामने डाल रहा हूं। अभी तो कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं अपन कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव, उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई? कोणा गांव है। और ये कोणा गांव कहां है? गंगानगर में, नॉर्थ। ठीक है। दक्षिणी बिंदु साउथ में बोरकुंड गांव है। बोरकुंड गांव कहां पर है? बांसवाड़ा। पूर्वी बिंदु सिलान या सिलावट, राजाखेड़ा तहसील में धौलपुर, राजाखेड़ा तहसील में धौलपुर, ये राजस्थान का पूर्वी बिंदु है भाई। पश्चिमी बिंदु कटरा, सम तहसील जैसलमेर, ये भाई राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है। उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा और पश्चिमी बिंदु को पूर्वी बिंदु से मिलाने वाली रेखा। तो उत्तर से दक्षिण की जो राजस्थान की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 869 किलोमीटर है। एक तो ये लंबाई याद करनी है, याद तो सारा ही करना है जितना मैंने बोल दिया है, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली रेखा और पूर्व को पश्चिमी बिंदु से मिलाने वाली रेखा नागौर जिले में मिलती है। अपने आप में एक सवाल है, कौन से जिले में मिलती है भाई? नागौर जिले में मिलती है। ठीक है। ये उत्तरी पश्चिमी विकर्ण है, उत्तर और पश्चिम, उत्तरी पश्चिमी, और ये दक्षिणी पूर्वी विकर्ण है। यहां लगा लो इस जगह पे होते हुए, दक्षिणी पूर्वी विकर्ण है। इसकी जो लंबाई है ना ये 850 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी विकर्ण की दक्षिणी पूर्वी विकर्ण की जो लंबाई है, उत्तरी पश्चिमी विकर्ण से दक्षिणी पूर्वी विकर्ण के बीच की, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी जो विकर्ण है, ये लंबाई है 850 किलोमीटर। स्पष्ट रूप से याद करोगे। ठीक है। और ये उत्तरी पूर्वी विकर्ण है और ये दक्षिणी पश्चिमी विकर्ण है। तो उत्तर पूर्व की दक्षिण पश्चिम विकर्ण को मिलाने वाली जो लंबाई है ये 784 किलोमीटर है। उत्तरी पश्चिमी विकर्ण को दक्षिणी पूर्वी विकर्ण से मिलाने वाली लंबाई 850 किलोमीटर। उत्तरी पूर्वी विकर्ण को दक्षिणी पश्चिमी विकर्ण से मिलाने वाली लंबाई 784 किलोमीटर। दोनों के बीच में 66 किलोमीटर का अंतर। ऐसे सवाल भी आते हैं। उत्तरी पूर्वी विकर्ण को दक्षिणी पश्चिमी विकर्ण से मिलाने वाली रेखा और उत्तरी पश्चिमी विकर्ण को दक्षिणी पूर्वी विकर्ण से मिलाने वाली रेखा, दोनों रेखाओं के बीच का अंतर कितना है लंबाई में? 66 किलोमीटर का। ठीक है। और राजस्थान के उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने वाली रेखा और पूर्वी बिंदु को पश्चिमी बिंदु से मिलाने वाली रेखा 826 और 869 किलोमीटर है। इनके बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। ये याद रखने हैं आपको, ये फैक्ट आपको सारे याद रखने हैं। इसके अलावा और देखो कुछ। हाँ जी, राजस्थान की अक्षांश और देशांतरों में स्थिति क्या है? देखो सुनो, सबसे पहले तो कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश मतलब उत्तरी अक्षांश। ये ढंग से याद रखें, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में होते हुए निकल रही है। ठीक है। बांसवाड़ा जिले को ये लगभग 2 भागों में बांटती है और बांसवाड़ा शहर के सर्वाधिक नजदीक से निकलती है।
अब जीके की किताबों में ये लिखा हुआ है कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कतई हजम होने वाली बात नहीं है मेरे कंसियस से तो भाई। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा 26 ही किलोमीटर आपको। अब आप खुद गौर करिए, बांसवाड़ा जिला ठीक ठाक गोलमोल जिला है, मतलब काफी ठीक ठाक क्षेत्रफल है बांसवाड़ा जिले का, समझ गए। इसको बीचों बीच में से जो रेखा डिवाइड कर दे, आप नक्शा तीनों आपके पास होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं, नक्शे को अपने सामने रखना कि बांसवाड़ा को लगभग 2 भागों में विभाजित कर दे और फिर डूंगरपुर में होते हुए भी निकले, तो इतनी दूरी केवल 26 किलोमीटर ही रहेगी क्या? पहला सवाल। नहीं रहनी चाहिए। हिसाब तो ये मांगता है, व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो लगभग 84 किलोमीटर के आसपास बनती है, लेकिन सारे किताब वालों ने जब 26 ही लिख रखा है, तो मैं आपको सिंपल टिप्स देता हूं कि अगर ये आए कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 38 किलोमीटर, तो 26 मार देना। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि राजस्थान की कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, और फिर आ जाए 32 38 में से कोई सा एक, 55 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, मतलब 80 और 85 में से एक ऑप्शन डाल दे, 108 किलोमीटर, तो ऐसी स्थिति पे आप 84 कर देना। मतलब 84 को सेकंड ऑप्शन के रूप में आप तैयार जरूर रखें, लेकिन याद 26 को ही करें, क्योंकि सारी राजस्थान जी के किताबों में जब 26 है तो भाई हम भी 26 है। अगर दुनिया या जमाना जब आपके हिसाब से ना चले तो आप जमाने के हिसाब से बहने लग जाओ, सिंपल गणित है। तो ठीक है भाई, 26 हमें भी आता है जैसे सारी दुनिया को आता है, लेकिन अगर एग्जामिनर बाई चांस कभी तो सही जगह पे पहुंचेगा, किसी साल तो पहुंचेगा, कभी तो पहुंचेगा, जब वो पहुंचेगा तो ये आंसर आपके सामने आएगा। क्योंकि ये आपका अंतर्मन हजम करने की स्थिति पर नहीं होगा कि 2 जिलों में से निकलने वाली रेखा, वो भी बांसवाड़ा पूरे जिले को लगभग बीच में से काटे, वो सिर्फ 26 ही हो जाएगी क्या? पर चलो कोई नहीं, फिलहाल तो 26 ही है। तो कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों में से निकलती है, बांसवाड़ा जिले को लगभग 2 भागों में बांटती है और बांसवाड़ा शहर के सर्वाधिक नजदीक से निकलती है। और कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। ठीक है। अब राजस्थान की अक्षांश और देशांतरों में स्थिति देखिए। हाँ जी साहब, ये रहा अक्षांश और देशांतरों में स्थिति देखें। राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, से ये कोणा गांव जो उत्तरी गांव है, 30 डिग्री 12 मिनट वही उत्तरी अक्षांश के बीच है। 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। इस चीज को आप ढंग से याद कर लेना। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अतः उत्तरी अक्षांशों में है पूरा भारत, समझ गए। तो जब पूरा भारत उत्तरी अक्षांशों में है तो राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो राजस्थान कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों अक्षांशों के बीच में 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। तो एग्जामिनर ये सवाल डाल सकता है, या उसने पास्ट में कई बार डाला है, कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो विस्तार कहां से कहां तक है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, यहां से यहां तक है। तो वो कितने अक्षांश बन रहे हैं इसमें? 7 डिग्री 9 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतर देख लेते हैं। 69 डिग्री 30 मिनट से सैलान गांव यहां 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर है, और 69 डिग्री 30 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर है। दो चीज स्पष्ट रूप से याद करें, राजस्थान अक्षांशों में उत्तरी अक्षांशों में है और देशांतरों में पूर्वी देशांतर में है। एग्जामिनर जब जब भी सवाल पूछता है, गणित के अंक वो सेम रखता है, लेकिन पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी देशांतर, दक्षिणी देशांतर,
उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी अक्षांश, यहां वो अंतर करता है। तो यहां गौर कर लो एक बार, बहुत ढंग से मैं बता रहा हूं जिस बात को। अक्षांश 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब अक्षांश नीचे वाला भी उत्तरी अक्षांश होगा और ऊपर वाला भी उत्तरी अक्षांश होगा। ठीक ऐसे ही देशांतर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये वाला भी पूर्वी देशांतर और ये वाला भी पूर्वी देशांतर। तो राजस्थान की स्थिति और भारत की स्थिति, दोनों की स्थिति देशांतरों में हमेशा पूर्वी देशांतर में होंगे और अक्षांशों में हमेशा उत्तरी अक्षांशों में होंगे। अच्छा, देशांतरों के बीच में देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। ये देशांतरों का अंतर है, समझ गए? और ये अक्षांशों का अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट। बात समझ में आ गई भाई? अब एक चीज और देख लीजिए, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय में अंतर आता है। ये भूगोल का नियम है। अगर दो स्थान जिनके बीच में 3 देशांतरों का अंतर है तो उनके बीच में समय में 4 या 12 मिनट का अंतर है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 8 डिग्री 47 मिनट को अगर पार किया जाएगा तो 8 चौका 32 मिनट, ठीक है। और जो ये 47 मिनट है, 60 मिनट पे 1 डिग्री बनती है। तो ये लगभग, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो ये लगभग 3/4 डिग्री है। मतलब इसको पार करने में 3 मिनट का टाइम और लगेगा। तो 32 + 3 = 35 मिनट। ये मोटा मोटा राउंड फिगर है। तो कई किताबों में 35 मिनट लिख देते हैं, कई किताबों में 34 मिनट लिख देते हैं, लगभग बराबर है, आप ये मान लेना। तो इस सवाल का जवाब क्या है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में होता है, तो सबसे पहले सूर्योदय होगा सलान गांव में। ठीक है भाई? जब सबसे पहले सूर्योदय होगा तो सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं पे ही होगा। ठीक है। सबसे लास्ट में या सबसे अंत में सूर्योदय कहां होगा? कटरा, जैसलमेर। ठीक है। तो सबसे अंत में या सबसे लास्ट में सूर्यास्त भी कहां होगा? कटरा। ठीक है। सलानगांव जैसलमेर और कटरा नहीं, सलानगांव धौलपुर या सलावट धौलपुर और कटरा जैसलमेर, मतलब राजस्थान का पूर्वी बिंदु और राजस्थान का पश्चिमी बिंदु, दोनों के बीच सूर्योदय में कितना अंतर है, सूर्यास्त में कितना अंतर है, या समय के बीच में समय मापक रेखा तो एक ही है पूरे राजस्थान की, लेकिन इस बीच का जो डिफरेंस है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो इन दोनों के बीच का जो समय का अंतर है सूर्योदय और सूर्यास्त का, वो 35 मिनट का टाइम है। कितना टाइम है? 35 मिनट का टाइम है। तो राजस्थान का पूर्वी बिंदु और राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, दोनों के बीच में समय का डिफरेंस या समय का अंतर कितना है? 35 मिनट। ठीक है भाई? एक चीज ये याद रख लोगे आप। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई, एक जनरल इंफॉर्मेशन है। इतना तो सारी दुनिया याद करती है। अब कुछ अलग सवाल ले लो जो दुनिया से अलग है, जो अंतर कर देंगे भीड़ भीड़ से आप में, जो हर बार परीक्षाओं में आते हैं, जिन्हें दुनिया का कोई कोचिंग का मास्टर नहीं पढ़ाता, जो किसी किताब में नहीं लिखे रहते, लेकिन पेपर में हर साल आते हैं। अब वो सुन लो सवाल कैसे हैं। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अच्छा वैसे एक इंफॉर्मेशन और लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो है डीग। वर्तमान में डीग हो चुका है धौलपुर से भी छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? डीग। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? जैसलमेर।
तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा। ठीक है, ये सवाल हो गए। अब अगले सवाल देख लीजिए जिनके बारे में मैं भी बात कर रहा था। अप्लाइड सवाल, दुनिया से अंतर करने वाले सवाल, जो किसी भी किताब और किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं पाए जाने वाले सवाल लेकिन पेपर में आने वाले सवाल। तो सवाल कौन से हैं देखिए। निम्नलिखित जिलों में सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। सबसे छोटे क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर और जयपुर। हाँ जी साहब, टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर और जयपुर। देख लो भाई, समझ गए। अब जैसे ही वो छोटे की बात करेगा, आदमी के दिमाग में तुरंत धौलपुर आएगा, डी का आएगा। वो जरूरी थोड़ी है कि धौलपुर और डी की डाले, वो तो बीच में से कोई से भी 4 जिले डालेगा कि इन जिलों में सबसे छोटा कौन सा है। समझ गए। फिर ऐसे ही वो पूछेगा इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। फिर वो अगला सवाल डालेगा कि निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें। गौर करिए अब आप, बढ़ते हुए क्षेत्रफल के क्रम में। सामान्यतः यूपीएससी भी पेपर लेती है या आरपीएससी, जो कि 2000 लगभग 13-14 के बाद यूपीएससी के ट्रेंड पे चलने लगी है जीके के स्तर पर। तो पहले तो आता था सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, एक एक जिले को याद कर लो। यूपीएससी में हमेशा ही बड़े भी 4 याद होने चाहिए ऊपर के, और छोटे भी 4 याद होने चाहिए। अब आरपीएससी भी इस ट्रेंड पे आ गई है, लेकिन इसका भी एक और एडवांस वर्जन है कि सबसे बड़े वाले 4 और सबसे छोटे वाले 4 को छोड़कर बीच में से कोई से भी 4 उठाए, 41 में से कोई से भी 4। अब पूछेगा इनमें सबसे बड़ा कौन सा और इनमें सबसे छोटा कौन सा। यहां तक भी नहीं रुके, वो और आगे जाए कि इनको बढ़ते हुए क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें और घटते हुए क्षेत्रफल के क्रम में व्यवस्थित करें, इन्हीं चारों को। तो जान निकल के हाथ में आ जाएगी जिस लेवल पे यह सवाल जाएगा। तो ऐसे सवालों को पकड़ने का तरीका क्या है। ऐसे सवालों को पकड़ने का सिंपल तरीका है कि आप 5 मिनट रोजाना नक्शे के साथ फ्रेंडली होइए, राजस्थान के नक्शे के साथ रोजाना आप फ्रेंडली होइए। कौन सा टीचर, कोई टीचर करा सकता है कि इनको, मान लो इनको लिखा देगा, मैं अगले 4 डाल दूंगा। मैं अगले 4 कौन से डाल रहा हूं, जोधपुर, दूसरा पाली, तीसरा राजसमंद, ठीक है, और चौथा आपका बूंदी, या बूंदी को भी छोड़ो, आप चौथे नंबर पर डाल दीजिए जालोर। ये 4 जिले हैं भाई, जोधपुर, पाली, राजसमंद और जालोर। इन चारों जिलों में एग्जामिनर ये पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। जोधपुर, पाली, राजसमंद और जालोर। ये राजसमंद और ये रहा आपका जालोर। अब इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से चलो सबसे बड़ा बता दिया भाई आपने, जोधपुर बता दिया, ठीक है। अब फिर कहे कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो इनमें सबसे छोटा आ जाएगा, इन चारों को देखोगे तो अब राजसमंद सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर एग्जामिनर कहेगा इन चारों जिलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो या क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करो। और वो कोई से ही 4 उठाए, नागौर, सीकर, भरतपुर, चूरू, कोई से 4, डीडवाना, कुचामन, सलूम्बर, बालोतरा, बीकानेर। बढ़ते हुए क्षेत्रफल का क्रम, घटते हुए क्षेत्रफल का क्रम, कुछ भी संभव है, समझ गए। और सुनो टाइप अगला। अब देखो इन सवालों को कोई कोचिंग, कोई किताब नहीं लिख सकती, लेकिन ये पेपर में आते हैं। अगला सवाल सुनिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशों के क्रम में व्यवस्थित करो। अब बढ़ते हुए अक्षांश का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये जानोगे कि यहां पर 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ गए। तो बढ़ता अक्षांश मतलब दक्षिण से
उत्तर की ओर चलना। एग्जामिनर ऐसे भी डाल सकता है कि निम्नलिखित जिलों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए, या दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित कीजिए, उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए, पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित कीजिए, पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ता हुआ देशांतर, घटता हुआ देशांतर। अगर मैं कहूं कि बढ़ता हुआ देशांतर तो कैसे जाओगे? 69 से 78, मतलब पश्चिम से पूर्व चलना है, ये बढ़ता हुआ देशांतर है। घटता हुआ देशांतर पूर्व से पश्चिम, क्योंकि ये 69 से 78 है तो घटता हुआ 78 से 69 की ओर जाएगा। अब इनमें से कोई से भी 4 जिले वो आपके सामने डालेगा। जैसे मान लो मैं इसी को डाल दूं, यही है आपका। तो अब मैं पूछूं, बढ़ते हुए अक्षांशों के क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते अक्षांश, इसका मतलब क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है आपको। टोंक, डीडवाना, कुचामन, नागौर और जयपुर। तो यहां देखो, टोंक, जयपुर, डीडवाना, कुचामन और नागौर। चलो ये तो सिमिलर हो गया। इसको देखिए, जालौर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। बढ़ता हुआ अक्षांश लेना है। मान लो बढ़ता हुआ अक्षांश मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो सबसे पहले तो जालौर ही आ जाएगा। जालौर से ऊपर ये राजसमंद और ये पाली है, ठीक है। लेकिन पाली क्या है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है, राजसमंद से। और राजसमंद तो फिर दूसरे नंबर पर पाली आ जाएगा, तीसरे नंबर पर राजसमंद आ जाएगा और चौथे पे इनसे ऊपर जोधपुर आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि निम्नलिखित जिलों को बढ़ते हुए देशांतर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बढ़ता देशांतर, समझ गए। और अब की बार मैं जिले डाल रहा हूं। हाँ भाई, ये सवाल है आपका। और प्रश्न है बढ़ता देशांतर। बढ़ता देशांतर, बढ़ते देशांतर में निम्नलिखित जिलों को व्यवस्थित कीजिए। अब आप बताइए, अगर मैं कहूं आपसे बढ़ता देशांतर या घटता देशांतर में, तो मैं कोई से भी 4 पकड़ूंगा, फिर मैं ये 4 पकड़ लूंगा, ये 4 पकड़ लूंगा, ये 4 पकड़ लूंगा। तो इन सवालों के नोट्स बन सकते हैं क्या? ना। इन सवालों को कोई टीचर पढ़ा सकता है क्या? ना। किसी किताब में लिखे जा सकते हैं क्या? ना। लेकिन पेपर में आते हैं। तो पकड़े कैसे? 5 मिनट रोजाना नक्शे के साथ व्यतीत कीजिए। बढ़ता अक्षांश, घटता अक्षांश, बढ़ता देशांतर, घटता देशांतर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, कौन कौन से जिले किन किन जिलों के साथ सीमा बना रहे हैं, नहीं बना रहे, कौन से जिले क्रमागत हैं। सवाल देखो, पहले तो ये क्या है? बढ़ता देशांतर। तो जैसे ही आया बढ़ता देशांतर, तो बढ़ते देशांतर का मतलब क्या है? 69 से 78 डिग्री देशांतर है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। अब 4 जिले आपके सामने हैं, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, टोंक और दौसा। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले आएगा जोधपुर पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? डीडवाना, कुचामन आ गया। पहले नंबर पे जोधपुर आ जाएगा, दूसरे पे कौन सा आ जाएगा? डीडवाना, कुचामन। फिर टोंक और दौसा में से तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? टोंक। और चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? दौसा। जोधपुर, डीडवाना, कुचामन, टोंक और दौसा। समझ गए? ये बढ़ता देशांतर है। ऐसे ही इन 4 जिलों को देखे एग्जामिनर पूछ ले घटता हुए देशांतर के क्रम में। घटता हुआ देशांतर मतलब पूर्व से पश्चिम, या यूं पूछ ले कि राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर निम्नलिखित जिलों को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इतना कमांड जब तक राजस्थान के नक्शे पर आपका नहीं होगा, तब तक गारंटी के साथ मेरिट लेने की पोजीशन आपकी नहीं बनेगी। तो आप अपने तैयारी के तरीकों को बिल्कुल बदलें, ठीक है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों लोगों के 40% नंबर नहीं आ पा रहे। ये फर्स्ट ग्रेड से लेकर सेकंड ग्रेड तक लोगों में तबाही मची पड़ी है। हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं अलवर में 2011 से,
और इस बार भी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 75 में से 46 से 48 सवाल हमारे सभी वर्गों के पेपर पे फंसे मटेरियल में से। और सेकंड ग्रेड पे जब लोग 40 नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम 100 में से 54 से 60 सवाल दे रहे हैं और उसकी ओपन सेमिनार करते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, बाकायदा मटेरियल देख सकते हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे, 2011 से कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के स्तर पर, फर्स्ट ग्रेड के स्तर पर 2013 से, जब से ये दोनों सिलेबस डिजाइन हुए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि पढ़ने के ट्रैक और पढ़ने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे। ये बाजार में जो तरीका चल रहा है उससे परीक्षाओं को निकलना बड़ा मुश्किल है। इस तरीके से पढ़े आप जो मैंने बताया। चलो अब मैं देखो मैं आपको कुछ और सवाल डालता हूं। सामान्यतः जो कोचिंगों में नहीं पढ़ाए जाते और जो पेपर में आते हैं, बस यही कारण है कि वो 60 मतलब जो विद्यार्थी 40% वो नंबर नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्योंकि जब आप आप मतलब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे और मेरिट पकड़ने के लिए कुछ डिफरेंट चाहिए, तो फिर डिफरेंट तरीका ही अपनाए अगर मेरिट लेनी है तो। चलिए अब देखो एक सवाल है, आरएएस प्रीलिम्स 2007 में वो आया था और विभिन्न परीक्षाओं में आता रहता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा समूह क्रमागत जिलों का है? एक सवाल आया, क्रमागत जिलों का सही समूह कौन सा है? क्रमागत जिलों का सही समूह कौन सा है? ऑप्शन दे रहा हूं भाई, बताना है ना। पहला ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, पाली। दूसरा ऑप्शन है सीकर, नागौर, अजमेर। तीसरा ऑप्शन है जालोर, पाली, ब्यावर। और चौथा ऑप्शन है बूंदी, बारा और झालावाड़। चलिए ये सवाल पकड़ो भाई, मैं हर प्रकार के सवाल की एक एक वानगी आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ने का एक विचार और एक आइडिया दे रहा हूं। जब आप पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि पढ़ा कैसे जाता है या और कौन कौन से टाइप के सवाल एग्जामिनर डाल सकता है। तो देखिए, देखो, क्रमागत जिलों का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है, या निम्नलिखित जिलों में से क्रमागत जिलों का सही समूह कौन सा है। तो पहले तो सवाल का मतलब समझो। क्रमागत बोलते हैं अगर एक जिले से सीमा दूसरे की बन रही है या दूसरे से तीसरे की बन रही है तो वो क्रम से है आपस में, इसको क्रमागत बोलते हैं। तो यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला जयपुर, अजमेर और पाली। अच्छा, इस सवाल का जवाब कब कोई दे सकता है? जब उसको पूरे राजस्थान का नक्शा एकदम हैवी कमांड में है ढंग से, मतलब वो बिना देखे ये बता दे कि ये जिला इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, तब इस सवाल का आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, अजमेर और पाली। टेस्ट करिए, जयपुर ये रहा, अजमेर ये रहा, तो जयपुर से अजमेर तो मिल रहा है, लेकिन अजमेर और पाली के बीच में ब्यावर आ गया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया यहां से, तो ये क्रमागत नहीं है। दूसरा है सीकर, नागौर और अजमेर। अब यहां देखो, सीकर से पहले नागौर मिलता था, लेकिन डीडवाना कुचामन बनने के बाद सीकर से नागौर नहीं मिल रहा, लेकिन नागौर से अजमेर मिल रहा है। तो अजमेर नागौर तो मिल रहे हैं, लेकिन सीकर और नागौर के बीच में डीडवाना आ गया, डीडवाना कुचामन आ गया, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये भी क्रमागत नहीं है। जालोर, पाली, ब्यावर। देखो ये जालोर है रेड कलर का, इससे टच में है, मिल रहा है पाली, और पाली के बाद है ब्यावर, पाली से मिल रहा है ब्यावर, तो ये क्रमागत है, जालोर, पाली और ब्यावर। जालोर, पाली और ब्यावर राइट आंसर। बूंदी, बारा, झालावाड़ा। ये रहा बूंदी और ये रहा बारा और ये रहा झालावाड़ा, तो बारा और झालावाड़ा तो मिल रहे हैं, लेकिन कोटा ने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये भी क्रमागत नहीं है। अब आप ये बताएं कि मैं ऐसे कितने सवाल बना सकता हूं, और मैं जितने सवाल बना सकता हूं उन सवालों को कोई भी टीचर या कोई भी किताब वाला लिख सकता है क्या? नहीं।
तो ये सवाल पेपर में आते हैं और इस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं। तो जब तक आपकी त्वरित बुद्धि इस प्रकार के सवालों को पकड़ने की स्थिति पर न रहेगी, तब तक 40% पकड़ना भारी रहेगा। तो नेक्स्ट लेवल ले जाएं अपनी तैयारी को, इस तरीके के सवालों को पकड़ें जो किताब में जहां शांत हो जाए, कोचिंग में दुनिया भर की जहां शांत हो जाए। तो मैंने आपको आइडिया दिया कि इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप लोगों से ऊपर जा पाओगे। और फिर ऐसे पढ़ जाओगे तो फिर ऊपर 100% जाओगे, गारंटी से जाओगे, क्यों फिर आपका दिमाग एकदम फ्री है, फिर अब आने दो पेपर को जैसा भी आता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो रहा है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होते हुए निकलती है, तो आप सभी जानते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है भाई, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं। सीधी कह लो चाहे लंबवत कह लो। तो ये जो 21 जून है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में, अकेले राजस्थान में नहीं, अकेले भारत में भी नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्यों होता है सबसे लंबा दिन? क्योंकि अच्छा, ये एक ही तिथि होती है पूरे उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं। तो वो कौन सी तिथि होती है? 21 जून। क्यों? क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती हैं और कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होते हुए निकल रही है और बांसवाड़ा के सर्वाधिक नजदीक से निकल रही है। तो एग्जामिनर ने यहां से दो तरीके के सवाल क्रिएट कर दिए हैं कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी या सर्वाधिक लंबवत किरणें कहां पड़ती हैं? बांसवाड़ा। ठीक है भाई, सर्वाधिक सीधी और सर्वाधिक लंबवत किरणों वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। इसके बाद जैसे जैसे आप उत्तरी अक्षांशों में जाते चले जाओगे, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। तिरछापन बढ़ेगा और तो तिरछापन बढ़ेगा तो सीधापन क्या होगा? कम होगा। समझ गए? तिरछापन और सीधापन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी हैं या सर्वाधिक लंबवत है, तो यहां पर तिरछापन क्या होगा? तिरछापन कम होगा और सीधापन बढ़ेगा। सीधापन बांसवाड़ा में ज्यादा है। जब ऊपर की तरफ चलेंगे, उत्तरी अक्षांशों में चलेंगे, तो सीधापन क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा और तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहां पे एक सवाल और टिक गया, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला जिला गंगानगर। गंगानगर सर्वाधिक तिरछी किरणों वाला है, तो मतलब सबसे कम सीधी किरणों वाला है। सीधी और लंबवत एक ही बात है। सबसे कम सीधी या सबसे कम लंबवत? गंगानगर। मतलब सबसे अधिक तिरछी कहां? गंगानगर। सबसे अधिक सीधी कहां पर? बांसवाड़ा। तो सबसे अधिक सीधी, सबसे अधिक लंबवत किरणों वाला जिला बांसवाड़ा, मतलब सबसे कम तिरछी किरणों वाला जिला बांसवाड़ा। खत्म बात भाई। इतनी इंफॉर्मेशन थी मित्रों, और ये टॉपिक जो कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार आपका कंप्लीट होता है। इतने एंगल से जब आप इन चीजों को पढ़ लोगे, तो इसके बाद फिर एग्जामिनर कैसा भी सवाल डाल दे आपके सामने, वापस गौर करना। इन सवालों पे मेरे पे विशेष गौर करना, ये डी पारा सर स्पेशल है। राजस्थान के इन सारे जिलों को कौन से क्रमागत है, कौन से क्रमागत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और रह गया। 74 डिग्री देशांतर, 74 डिग्री देशांतर उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान को ठीक दो भागों में विभाजित करता है। कितने डिग्री देशांतर? 74 डिग्री। और 27 डिग्री अक्षांश। इन दो शब्दों को याद कर लो भाई, दो सवालों को याद कर लो। 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब पूरब से पश्चिम तक ठीक दो बराबर भागों में, पूरब से पश्चिम तक जाएगा ये अक्षांश।
तो 27 डिग्री अक्षांश राजस्थान को पूर्व से पश्चिम तक ठीक 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। और ये जो 74 डिग्री देशांतर है ना, ये राजस्थान को पश्चिमी और पूर्वी 2 बराबर भागों में बांटता है। समझ गए? तो कौन से डिग्री अक्षांश राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है? 27 डिग्री अक्षांश। कौन से डिग्री देशांतर राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है? 74 डिग्री देशांतर। बस ये, इसके बाद इंफॉर्मेशन खत्म है। और एक चीज सुन लीजिए, यहां तो मैंने ये वीडियो ग्रुप में आपको पढ़ाया है। ऐसा हो सकता है कि पढ़ाते वक्त कोई फैक्ट चूक गया हो सकता है, मैन्युअल एरर है, लेकिन मेरे नोट्स मेरा पूर्ण प्रतिनिधित्व करेंगे और उन पर मुझे इतना बिलीव है कि उनको पढ़ने के बाद कैसा भी पेपर एग्जामिनर बना ले, आरएएस तक, राजस्थान सरकार की कोई सी भी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस, स्कूल लेक्चरर, किसी भी प्रकार का टीचर एग्जाम, सेक्रेटरी, पटवारी, कुछ भी, सब इंस्पेक्टर, कुछ भी एग्जाम, कि मेरा कंटेंट, मेरा मटेरियल और मेरे नोट्स, इससे परे एग्जाम के कुछ सवाल जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जहां पर जनरल कैटेगरी में मेरिट पकड़ने के लिए चाहिए, उससे काफी ऊपर सवाल इस मटेरियल में से 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। मैंने इस लेवल पर मेहनत की और ऐसा मेरा विश्वास है और ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल से। तो मेरा जो मटेरियल है, जो मेरे नोट्स हैं, आप उनको पूरा पढ़ें और मेरी क्लास पूरा देखें। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे राजस्थान सरकार का कोई सा भी एग्जाम है। तो लगातार जुड़ते रहें। हमारे ऐप जीके विद डी पारा सर को आप डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल जीके विद डी पारा सर को आप सब्सक्राइब करें। 20 दिसंबर के बाद मैं तुम्हें राजस्थान जीके के करंट अफेयर पढ़ाने जा रहा हूं। ये करंट अफेयर 3rd ग्रेड मेंस परीक्षा जो कि जनवरी में होने वाली है, उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे, क्योंकि पहले मैं राजस्थान जीके का ही करंट अफेयर ले रहा हूं, क्योंकि 3rd ग्रेड में राजस्थान ही आता है। फिर जनवरी में जब ये 3rd ग्रेड मेंस की एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर लूंगा, जो कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड सभी में काम आएगा। और इसके बाद मंथ टू मंथ जितना भी करंट बनता रहेगा, महीने के लास्ट 3 डेज जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लासेज होंगी। तो उसमें वो सारा करंट, नेशनल इंटरनेशनल विद राजस्थान, वो सारा अपडेट होता चलेगा। तो फिलहाल तो आप 3rd ग्रेड की परीक्षा के लिए 20 दिसंबर के बाद मेरा करंट अफेयर जरूर पढ़ें, आपको फायदा होगा। ओके, थैंक यू।